हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। सो दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस 500 क्वेश्चन सीरीज में एक बार फिर से, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं सो दैट कि आप कुछ कंसेप्ट अच्छे से समझ सकें और थोड़ा सा हम क्विकली चलते हैं सो टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। तो अपने आज के इस सेशन में हम जो क्वेश्चंस लेने वाले हैं वो क्वेश्चंस हैं जेनेटिक्स के। जेनेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे सोच के ही आपको डर लगता है या फिर आप सोचते हैं कि इसको छोड़ ही दे तो बेहतर है। हम समझने की कोशिश नहीं करते, बट जस्ट मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए और थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग सोचिए। जेनेटिक्स आपको बहुत आसान लगेगा। सबसे पहले तो जो हमारा माइंड मेकअप है, जिस माइंड को हमने ये समझाया है या जिस माइंड ने ये समझा है कि एग्रोनॉमी ईजी है, सॉइल साइंस ईजी है, उसे आप एक बार कहिए कि नहीं, जेनेटिक्स ईजी है। जेनेटिक्स कैसे ईजी है? जेनेटिक्स को एक बार आप प्रोसेस को समझ लेंगे, एक बार आप बिना किसी लोभ और लालच के जेनेटिक्स पढ़िए। बिना लोभ और लालच के कहने का मतलब ये मत देखिए कि क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं होगा, जस्ट समझिए कि प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस हो क्यों रही है, इस प्रोसेस के होने का कारण क्या है। आपको सारी ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ट्रस्ट मी, कभी कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आज हम कोशिश करेंगे ये सारी चीज़ें थोड़ा सा समझने की, कुछ कंसेप्ट हम डिस्कस कर पाएंगे। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको समझ आया कि नहीं समझ आया। पहला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है कि कोई भी जो बॉडी है, चाहे प्लांट बॉडी है चाहे एनिमल बॉडी है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो किससे बनी होती है, ये पूछा गया है। और किसने उसको डिस्कवर किया, ये पूछा गया है। चैम्बर्स ऑब्जर्व्ड इन अ कट सेक्शन ऑफ अ कॉर्क वाज टर्म्ड एज सेल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट। ये प्लांट टिश्यू है, आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे सेल हैं, ये आप देखेंगे ये सेल हैं। तो बेसिकली क्या है, जैसे घर में दीवार होती है, दीवार में बेसिक यूनिट क्या होती है, एक ईंट बनी लगी होती है। एक ईंट को बार बार रिपीट करके हम एक वॉल बनाते हैं। आप समझ सकते हैं वही वॉल टिश्यू है। टिश्यू में बार बार रिपीटेशन किसका है, सेल का। इसीलिए क्या कहा जाता है, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब स्ट्रक्चर भी बनाती है, साथ ही साथ वो सारे जितने फंक्शंस हैं वो फंक्शंस भी वही करती है। ओके, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हम किसे कहते हैं, सेल को कहते हैं। ये पूछा गया है कि सबसे पहले किसने इसको टर्म दिया था, तो रॉबर्ट हुक यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब आपके माइंड में डाउट हो सकता है ल्यूवन हुक या फिर बाकी साइंटिस्ट, वो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में वो डाउट क्यों है। मैं आपको आगे की चीज़ बताऊंगा। एम शील्डन एंड टी श्वान, तो एम शील्डन एंड टी श्वान जो दो साइंटिस्ट थे, इनका बहुत बड़ा योगदान है सेल की थ्योरी में और सेल को समझाने में। इन्होंने क्या समझाया, इन्होंने ये समझाया कि देखो जो सेल है, सेल क्या है, सेल जो बेसिक यूनिट ऑफ हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। उन्होंने बताया कि जो सेल है वो कैसे बनता है, एग्जिस्टिंग सेल से। तो ये क्या हो गया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। और जो पहला पॉइंट सेल थ्योरी का था वो वही था जो मैंने आपको बताया, वो क्या है, सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दो वर्ड मैंने यूज किए, दोनों वर्ड को थोड़ा सा समझिए, स्ट्रक्चरल एंड दूसरा वर्ड मैंने यूज किया फंक्शनल। ओके, स्ट्रक्चरल मतलब जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, घर का स्ट्रक्चर जो बना होता है उसमें बेसिक रोल किसका होता है, ईंट का। बट ईंट से तो शेप नहीं आया, ईंटों के बार बार रिपीटेशन से एक प्रॉपर शेप हमने दिया है। सिमिलरली जो सेल है, सेल के रिपीटेशन से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बने, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से हमारी एक बॉडी बनी। तो स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक सेल। फंक्शंस देखिए, सारे के सारे फंक्शंस कहाँ पे होते हैं, सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, जहाँ एनर्जी बन रही है, पावर हाउस ऑफ सेल जिसे कहते हैं, सेल के अंदर। सारा जेनेटिक मटेरियल कहाँ स्टोर हो रहा है, क्रोमोसोम में, जो कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस कहाँ है, सेल के अंदर। सेल अगेन जो हमारा फंक्शन है वो कहाँ पे हो रहा है, सेल में। तो ये दो बेसिक सी चीजें हैं। सेल क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, और दूसरा क्या है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है। बेसिक ये फर्स्ट क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे। ये सेल ऑर्गेनेलीज दी हुई है, इनके फंक्शंस दिए हुए हैं। आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन, स्पेसिफिकली स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन या फिर जैसे अभी हमने देखा इफको, एजीटी, सीडब्ल्यूसी, सीसीआई, एनएससी, इन सब में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किसका क्या फंक्शन है। तो आप एक बार इसको जरूर रेफर कीजिए, किसी दूसरी वीडियो में हम इसको इलेबोरेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत समझने लायक क्वेश्चन ये है कि सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन को, जिसको हम बेसिकली एम साइकिल भी बोलते हैं, एम साइकिल क्यों बोलते हैं, मियोसिस या फिर माइटोसिस। तो ये साइकिल है, साइकिल मतलब जहाँ से शुरू हुआ है फिर से वहीं पे आएगी प्रोसेस, तो उसको साइकिल कहा जाता है बेसिकली। ये साइकिल दो पार्ट से मिलकर बनी होती है, जिसमें एक पार्ट को हम इंटरफेस बोलते हैं, दूसरे
पार्ट को हम एम फेज बोलते हैं। ओके, एम फेज, और इसको हम बोलते हैं इंटरफेज। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे मूवी मतलब आप किसी भी मूवी को देखने जाते हैं, आप मूवी देखने गए, मूवी में क्या होता है, पहले मूवी स्टार्ट होती है, फिर यहाँ पे इंटरवल होता है, फिर से मूवी स्टार्ट होती है। तो मूवी में भी क्या चीज़ें हैं, एक तो मूवी होगी जो मेन पार्ट है, दूसरा क्या होगा, इंटरवल। इंटरवल में आप क्या करते हैं, पॉपकॉर्न खाने जाते हैं। पॉपकॉर्न क्यों खाते हैं, कुछ एनर्जी आ जाती है, भूख लगी है तो वो खा सकते हैं, अदरवाइज थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च करने हैं तो आप वहाँ पे पॉपकॉर्न खा सकते हैं। सिमिलरली सेल साइकिल में भी होता है। मेन काम क्या है, एम फेज, जिसमें या तो माइटोसिस होगा या तो मियोसिस होगी। और माइटोसिस या मियोसिस में अल्टीमेटली क्या होगा, अगर माइटोसिस हो रही है तो एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम्स बन जाएंगे, एक सेल से दो सेल बन जाएंगे, और दोनों सेल में आधे आधे क्रोमोसोम होंगे, और उस क्रोमोसोम की डबलिंग या फिर हम कह सकते हैं रेस्टिंग और क्रोमोसोम डबलिंग। मतलब ये जो क्रोमोसोम बेचारा इतनी मेहनत करके आया है, एक पार्ट से दो पार्ट में हुआ है, मियोसिस में तो 4 पार्ट हो जाएंगे, वो बेचारा यहाँ पे रेस्ट करेगा और उसके साथ साथ अपने जो जेनेटिक मटेरियल है या क्रोमोसोम है उसको डबल करेगा। तो वो होता है इंटरफेज में। तो इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, मूवी में रेस्ट और खाना पीना होता है, वैसे ही यहाँ पे क्रोमोसोम का होता है। इसको फर्दर 3 फेज में डिवाइड किया जाता है, वो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। G1 S और G2 फेज कहते हैं, ऐसे सिंथेसिस फेज वहाँ पे ये होता है। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है भैया कि क्रोमोसोम स्टडी करने हैं आपको एज अ साइटोलॉजिस्ट या फिर एज अ जेनेटिस्ट, कौन सी स्टेज ऐसी है जहाँ पे आपको क्रोमोसोम का पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, मतलब कहाँ पे क्रोमोसोम मैक्सिमम कंडेंस्ड होंगे। ओके, ऑप्शन आपके पास है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड डाइकाइनेसिस। तो आप सभी को पता है एम फेज में 4 फेज होते हैं। सबसे पहला होता है प्रोफेज, जहाँ पे कंडेंसनिंग, कॉइलिंग एंड थिकनिंग होती है। कंडेंसनिंग, कॉइलिंग एंड थिकनिंग किसकी, ये क्रोमेटिड फाइबर्स की। इंटरफेज में जहाँ पे रेस्ट कर रहा था क्रोमोसोम, वो इस फेज में था, क्रोमेटिड्स के फेज में। प्रोफेज में इन्होंने साथ में आना, जो क्रोमेटिड फाइबर्स थे उन्होंने साथ में आना शुरू किया, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर लेना शुरू किया। तो इसीलिए हम बोलते हैं कंडेंसनिंग, कॉइलिंग एंड थिकनिंग, इतने में याद रखिए। देन है मेटाफेज। मेटाफेज में हम क्या बोलते हैं, फर्दर कंडेंसनिंग, कॉइलिंग, थिकनिंग एंड देयर अलाइनमेंट इन द सेंट्रल प्लेट या फिर मेटाफेजिक प्लेट। और ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो डिवीजन के लिए बिल्कुल रेडी है और मैक्सिमम कंडेंस्ड है। तो ये बेस्ट स्टेज होती है जहाँ पे हम क्रोमोसोम को स्टडी कर सकते हैं, या फिर क्रोमोसोम हमको हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में मिलता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है ये स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाता है। और स्पिंडल फाइबर क्या है, बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो, ये एक रेज है जो क्रोमोसोम को फिर अपनी तरफ ट्रैक करती हैं, कंट्रैक्शन होता है बेसिकली, और जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम है वो डिवाइड करता है। तो मैक्सिमम जो कंडेंस फॉर्म है वो कहाँ पे हमें मिलता है, मेटाफेज पे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद एनाफेज में ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर, ये दोनों जगह से ये देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्शन होगा ये क्रोमोसोम बीच से डिवाइड हो जाएगा, ये बीच से डिवाइड, जितने भी क्रोमोसोम बीच से डिवाइड हो जाएंगे, आधा ऊपर आधा नीचे। सो दिस इज एनाफेज। एंड उसके बाद उसमें सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आना स्टार्ट हो जाती है बेसिकली, नॉट सेल मेम्ब्रेन। सो उसको हम क्या बोलते हैं, टीलोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। आज भी इफको में ये क्वेश्चन पूछा गया था, उससे पहले भी आप देखेंगे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो अभी हमने जो इससे पहले देखा वो माइटोसिस को मेजरली हमने डिस्कस किया, अभी हम मियोसिस को डिस्कस करेंगे। मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में, मतलब मियोसिस क्या होती है, 2 फेज में चलती है, जिसको हम मियोसिस 1 और मियोसिस 2 बोलते हैं। मियोसिस 1 आप देखेंगे तो ये कैसी होती है, रिडक्शनल डिवीजन। यहाँ पे जेनेटिक कंटेंट हाफ हो जाता है। ये कैसा है, इक्वेशनल डिवीजन। यहाँ पे हाफ नहीं होगा, बस क्रोमोसोम फिर आगे रेप्लिकेट कर लेगा। तो ये रिडक्शनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। तो इसके प्रोफेज 1 में 5 सब स्टेजेस हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, लता जरा पानी दे दो। तो ये क्या है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ओके, सो ये 5 सब स्टेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछे भैया, क्रॉसिंग ओवर क्या कहाँ पे होती है। तो क्रॉसिंग ओवर होती क्या है, थोड़ा सा हम ये समझेंगे।
आप सभी को पता है हमारे 50% कैरेक्टर एक पेरेंट से दूसरे एक पेरेंट से आते हैं, या फिर किसी कैरेक्टर का 50% हम बोल सकते हैं अगर हम अपने आप को कंप्लीट हाइब्रिड मानते हैं, तो जो कि होना थोड़ा सा मुश्किल है। बट आप ये मान लीजिए कि हमारे पास जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उसमें एक पेयर मदर से आया है और जो दूसरा पेयर है वो कहाँ से आया, फादर से आया है। ठीक है, जो हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, आधे मदर से होते हैं आधे फादर से होते हैं। तो क्या होता है, जब फर्दर सेल डिवीजन होना है और गैमीट फॉर्मेशन होना है तो ये दोनों क्रोमोसोम साथ में आते हैं। और ऐसे क्रोमोसोम जिनके पास सेम टाइप का जीन है, ये मदर से आया हुआ जीन है, ये फादर से आया हुआ क्रोमोसोम है, सॉरी जीन नहीं क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम में मान लीजिए एक जीन है जो आई कलर के लिए कोड कर रहा है, और इस क्रोमोसोम में भी वो जीन है जो आई कलर के लिए कोड कर रहा है। सिमिलरली हम देख सकते हैं एक और जीन इसमें प्रेजेंट है जो ह्यूमन की या फिर किसी की भी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिमिलरली इसमें भी वो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये दोनों क्रोमोसोम कैसे हो गए, जिनके पास सेम टाइप के जीन है, बट जो एक क्रोमोसोम है वो मदर से आया है, दूसरा क्रोमोसोम कहाँ से आया, फादर से आया है। तो ऐसे क्रोमोसोम जिनके पास सेम टाइप का जीन कंटेंट है, सेम टाइप के कैरेक्टर को कोड कर रहे हैं, उन क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इसको हमने क्या बोला, ये दोनों क्रोमोसोम्स कैसे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। बस इतना ही समझना है, अब बाकी प्रोसेस आपको समझ आ जाएगी। तो होता क्या है, आप सभी को पता है मियोसिस में क्या है, गैमीट फॉर्मेशन होना है। ओके, तो जितनी भी हम चेंजेस आ सकते हैं वो यहीं पे आने होते हैं। पैकाइटिन में क्या होता है, कंडेंसिंग, कॉइलिंग, थिकनिंग किसकी, क्रोमेटिन फाइबर्स की, और क्या बन गए, क्रोमोसोम बन गए। जाइगोटीन में क्या होता है, जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम है वो पास पास आ जाते हैं। कहने का मतलब है 46 क्रोमोसोम्स हैं तो 23 पेयरिंग हो जाती है, जो सेम से हैं वो साथ में आ जाते हैं। इसको हम बोलते हैं पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जामिनेशन में, इसलिए याद रखिएगा। तो पेयरिंग हमेशा किसकी होगी, होमोलोगस क्रोमोसोम की। होमोलोगस हमने क्यों बोला, क्योंकि इनके पास कैसा जीन कंटेंट है, जो सेम है। वो दोनों पास में आ गए। तो जाइगोटीन में क्या हो रहा है, अब आप यहां पे देखिए, इसमें क्या हो रही है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। देन उसके बाद क्या आएगी हमारी, पैकाइटिन स्टेज में, यहां पे हमने लिखा था जाइगोटीन में हमारा क्या हो रहा है, पेयरिंग हो रही है। उसके बाद हमारी स्टेज आई पैकाइटिन में क्या हो रहा है, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम पास में आए थे इनके बीच में एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज क्या मतलब, देखिए इसके पास आई का जीन है, इसके पास भी आई का जीन है, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग होगी। अगर मैं इसको इधर बना दूं तो आप देखिए इन दोनों के बीच में ये क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग मतलब एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट। ये क्रोमोसोम कुछ इस टाइप से यहां से ऐसे चला जाएगा, ये कुछ टाइप से ऐसे एक्सचेंज कर लेगा। इसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर मतलब क्रॉस करना, और क्रॉस करने में क्या होता है, देयर इज एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट। किसके बीच में, ये इंपॉर्टेंट है जो लाइन में आगे बोलने वाला हूं, between the non-sister chromatid of the homologous chromosome। मैंने क्या बोला, होमोलोगस क्रोमोसोम, ऐसे क्रोमोसोम माता पिता से आए हैं जिनके पास सेम टाइप का जीन ऑर्डर है, जीन कंटेंट है, उनकी जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, क्योंकि इस क्रोमोसोम में ये इसकी सिस्टर क्रोमेटिड है, ये इसकी सिस्टर क्रोमेटिड है, और ये आपस में एक दूसरे क्रोमोसोम के लिए क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जो ट्रांसफर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। ये वर्ड याद रखिएगा क्योंकि हमें कंफ्यूजन यहीं पे होता है, बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। हम कंफ्यूज आते हैं और हम क्या कर देते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, वो गड़बड़ हो जाती है क्योंकि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। मतलब आई के साथ आई का क्रोमोसोम ही तो सॉरी जीन ही तो क्रॉस करेगा, कोई दूसरा थोड़ी कर लेगा, है ना। तो ये है इसका तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होती है, पैकाइटिन में। और ये जब क्रॉसिंग ओवर हो गई उसके बाद फिर इसका टर्मिनाइजेशन होता है जिसको हम चियाज़मेटा फॉर्मेशन बोलते हैं, वो जस्ट इसके दूसरी वाली स्टेज में होता है, उसको हम डिप्लोटिन बोलते हैं। तो ये था पूरा का पूरा क्रॉसिंग ओवर, प्रोफेज 1 मैंने आपको समझाया। अब डरना नहीं है, हमेशा थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, इस प्रोसेस को समझना है, ये हो क्या रहा है। हम में जितने भी डिफरेंसेस आते हैं वो सब इसी वजह से आते हैं। हम कहते हैं ना आधे गुण पापा के आधे मम्मी के, कहाँ से आए, ये ऐसे ही तो आए क्योंकि दोनों के क्रोमोसोम में क्रॉसिंग हुई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द मियोसिस 1 पैकाइटिन 1। अब आपको पता चल गया मियोसिस 1 और पैकाइटिन में क्या हुआ था, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट किसके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। देखिए कौन सा है, पहला ऑप्शन देखिए डिवीजन एंड मूवमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, दूसरा डिवीजन मूवमेंट ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस, तीसरा क्या है, डिवीजन मूवमेंट ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, सो अभी जैसा हमने पढ़ा, इट इज द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन द
नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, आप सोच रहे होंगे बी ऑप्शन, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू, बट आप गलत हैं। यहाँ पे डिवीजन नहीं हो रहा है, केवल मूवमेंट हो रहा है। ये डिवीजन वाली बात कहाँ पे आती है? एनाफेज में, इसलिए वर्ड्स को पढ़ना जरूरी है। यहाँ पे नन ऑफ द अबव हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही होता अगर ये वर्ड डिवीजन ना लगा होता। मूवमेंट ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, है ना, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। ओके, सो ये क्रॉसिंग ओवर के बारे में था, और ये कहाँ पे होता है? पैकाइटीन में। Then during which substage of the prophase 1 do homologous chromosome begin to separate? Remain connected at the chiasmata where the crossing over occurred. Crossing over हो चुकी है, अब ये अलग हो रहे हैं, तो क्रॉसिंग ओवर हो गई मतलब पैकाइटीन की स्टेज ओवर हो गई है, अब ये अलग अलग हो रहे हैं, तो ये क्या कौन सी स्टेज होती है? डिप्लोटीन। बेसिकली जहाँ पे पैकाइटीन ओवर हो जाती है और ये अलग होना शुरू कर देते हैं क्रोमोसोम्स, क्योंकि अभी अटैच्ड हैं और ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम है, उनको अलग ही रहना है, तो फिर ये एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट करेंगे और फिर उसके बाद अलग हो जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? चियाज़मेटा फॉर्मेशन, और ये किस में होता है? डिप्लोटीन में। तो याद रखिएगा, यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया था लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, तो यहाँ पे हो रहा है सिनेप्सिस जिसको हम बोलते हैं पेयरिंग। ओके, और इसके बाद यहाँ पे हो रहा है क्रॉसिंग ओवर, जिसको क्रॉसिंग ओवर ही बोलते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में एक्सचेंज। डिप्लोटीन में क्या होता है? चियाज़मेटा फॉर्मेशन। इतना याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बायोलॉजिकल साइंस भैया जो डील करती है मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड कॉजेज ऑफ वेरिएशन, मतलब ऐसी कौन सी साइंस है जो इस बारे में पता लगाती है कि एक कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कैसे जा रहा है और उनमें डिफरेंसेस कैसे आ जाते हैं? ये इस साइंस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन आप समझ ही रहे हैं, टॉपिक भी आज जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जेनेटिक्स है। समझने की बात यहाँ पे ये है कि जो जेनेटिक्स है वो बेसिकली किसकी स्टडी है? हेरिडिटी एंड वेरिएशन की। वेरिएशन, और वेरिएशन कैसे होते हैं आप सभी को पता है, जेनेटिक वेरिएशन और साथ ही साथ एनवायरमेंटल वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन क्या है? जो अभी हमने देखा, मदर और फादर के बीच में जो क्रोमोसोम्स या फिर जीन का एक्सचेंज है उसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं। एनवायरमेंट मतलब एनवायरमेंटल वेरिएशंस जो होते हैं उसको हम एनवायरमेंट वेरिएशन कहते हैं। तो जेनेटिक्स बेसिकली क्या पढ़ता है? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, दूसरा उसमें जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उनका कारण क्या है, तो ये जेनेटिक्स है। देन मेंडल साहब से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो ये होता है ना, बेसिकली हमें कुछ भी करना है अगर हम बहुत लगन से करते हैं तो फिर हमें ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हों। जैसे हमारे फादर ऑफ जेनेटिस्ट जी.जे. मेंडल साहब, ग्रीगर जोहान मेंडल, सो वो स्टैटिस्टिशियन थे, उसके साथ साथ उस समय वो काम क्या कर रहे थे? वो चर्च में थे, फादर थे ना, उनको जेनेटिक्स की नॉलेज थी, जेनेटिक्स तो उस समय ब्रांच भी नहीं थी, ना उनको बायोलॉजी की नॉलेज थी, बट अपने इंटरेस्ट के और अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया पी में, और साथ ही साथ उसका पूरा डेटा एनालाइज करके स्टैटिस्टिकली रख दिया। ओके, हालांकि वो ना बता पाए ना उस समय कोई समझ पाया, बट उन्होंने अपनी पूरी मेहनत की, और जब आपने मेहनत की है तो मेहनत बेकार जाएगी नहीं, है ना। जैसे हम कहते हैं निष्काम कर्म, उसका मतलब ये होता है कि आप बस कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, बट सही मीनिंग ये है कि अगर आप सही कर्म करेंगे ना तो फल की चिंता होगी नहीं। तो वही उनको भी नहीं थी क्योंकि उनका काम सही था। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है कि कब वो पब्लिश हुआ था और कब वो रीडिस्कवर हुआ उनका वर्क। तो आप सभी को पता है कि उनका वर्क रीडिस्कवर किया था 3 साइंटिस्ट ने, जो बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, जिन्होंने, उनके मन में कोई द्वेष नहीं था कि वो क्रेडिट अपने पास ले लें। तो उन्होंने 1900 में इसको रीडिस्कवर किया था। अब अगर आपको ये भी पता है तो दूसरा वाला अपने आप सही हो जाएगा, दोनों में से कोई एक पता होंगे तो सही हो जाएगा। तो 1866 में उन्होंने प्रेजेंट किया था 1900 में 3 साइंटिस्ट जो कि डिफरेंटली वर्क कर रहे थे, ह्यूगो डी वेराइस, कार्ल कॉरेंस और एरिक वॉन टशमार्क, उन्होंने उसको रीडिस्कवर किया। तो और वहीं से उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो बाहरी अपीयरेंस है जेन एक्सप्रेशन की ऑफ अ ट्रेट रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सो बेसिकली आपको पता है, जैसे मैं अगर कहूँ कि कैपिटल टी ये कैसा है? टॉल। तो ये बेसिकली मैंने क्या बताया आपको? जीनोटाइप। मैंने कहा कि वीट की कोई वैरायटी है, उसमें कैपिटल टी उसकी दोनों एलिलिक कॉम्बिनेशन है, तो ये मैंने आपको क्या बताया? जीनोटाइप। अब आप फील्ड में गए, फील्ड में आपने इस प्लांट को देखा, यार ये तो बहुत टॉल प्लांट है, बाकी कुछ और वैरायटी लगी है वो शॉर्ट है, तो आप ये क्या दिखा आपको?
फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। जीन को तो आप नहीं देख सकते, फिनोटाइप ही आप देख सकते हैं। तो यही वो बता रहा है कि जो जीन का एक्सप्रेशन है उसको हम फिजिकली देखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप हम उसे कहते हैं। Which one of the following law used to explain the proportion of 3:1 obtained at F2? 3:1 की बात कौन करता है? ऑप्शन दिया है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सेग्रीगेशन, हार्डी-वेइनबर्ग। करेक्ट आंसर है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन बताता क्या है बेसिकली, वो कहता है किसी भी जीन की दोनों एलिल एक साथ रहते हुए भी जब वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे वो एक दूसरे को कंटामिनेट नहीं करती हैं। आप कहेंगे आपने क्या बोला, ये तो समझ ही नहीं आया। समझिए बात को, क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं किसी भी कैरेक्टर के लिए। हाइट का ही एग्जाम्पल लेंगे, किसी इंडिविजुअल, अगर कोई इंडिविजुअल टॉल है, हम मान रहे हैं पी का, सो उसमें क्या कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी ये क्या है, टॉल है। स्मॉल टी है तो ये क्या है, ड्वार्फ है। मतलब किसी भी एक जीन के लिए, जीन क्या होता है बेसिकली, कैरेक्टर को जो डिनोट करता है, उसके लिए हमेशा दो एलिल होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। तो एलिल क्या है, हमेशा अल्टरनेट फॉर्म। मतलब हाइट का जो कैरेक्टर है उसकी जो जीन है उसकी दो एलिल है, एक एलिल है कैपिटल टी, एक इस एलिल है स्मॉल टी। एलिल वर्ड और जीन वर्ड सही जगह यूज कीजिएगा। सो हम बात कर रहे थे किसी भी जीन की दो एलिल की, तो हर एक जीन में दो एलिल होती हैं, जो भी हमने डिस्कस किया, कैपिटल टी, या फिर अगर हम हाइट कैरेक्टर इसको समझें तो इसकी दो एलिल है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जब कोई भी इंडिविजुअल गेमीट फॉर्मेशन करेगा, सो जो दो एलिल एक साथ रह रही हैं, कैसे एक साथ रह रही हैं, आप सभी को पता है हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं या फिर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। जब गेमीट बनेगा तो ये जस्ट हाफ हो जाएंगे, तो आधे हो जाएंगे। मतलब हर एक क्रोमोसोम में एक एलिल है तो उसकी करस्पॉन्डिंग एलिल दूसरे क्रोमोसोम में, जिसको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, तो आधे एक गेमीट में आधे दूसरे गेमीट में, तो इस टाइप से क्रोमोसोम के साथ वो सेग्रीगेट होते हैं। सिंपल सी बात ये है। तो कहने का मतलब है टू एलिल ऑफ अ जीन रिमेन सेपरेट एंड डू नॉट कंटामिनेट ईच अदर इन F1 और द हाइब्रिड। कहने का मतलब क्या है, ये कंडीशन थी कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, F1 हमें मिलता है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों एलिल डिफरेंट टाइप के एलिल है, ऑल्टरनेट एलिल है। कैपिटल टी होगा तो टॉलनेस होगी, स्मॉल टी होगा तो ड्वार्फनेस होगी। ये दोनों एक साथ रहने के बावजूद ऐसा नहीं है कि जो नेक्स्ट जनरेशन में कैपिटल टी है तो उसमें थोड़ा इफेक्ट स्मॉल टी का होगा, स्मॉल टी में थोड़ा इफेक्ट कैपिटल टी का होगा। इसे ही हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, कि गैमीट हमेशा प्योर होती हैं। और कहने का क्या मतलब है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ये जो भी इसका कॉम्बिनेशन है, जब ये नेक्स्ट जनरेशन में इसके गैमीट बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी के, तो ये दोनों, एक कैपिटल टी हो जाएगा, दूसरा स्मॉल टी हो जाएगा। तो इसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। दिस इज सिंपल, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। तो इसे हमेशा आप क्लियर रखिएगा। एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन इन F1 द टू एलिल सेपरेट एंड पास इनटू डिफरेंट गैमीट। कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ थे, वो एक कैपिटल टी चला जाएगा, एक स्मॉल टी चला जाएगा। तो कब, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे या फिर मियोसिस के टाइम पे, हम इसे कहते हैं। और ये यूनिवर्सल है, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। अब यहाँ पे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडिफाइड मेंडेलियन रेशियो। मेंडल्स आपके कौन से रेशियो हैं, अगर आप देखेंगे मेंडल्स आपके दो बेसिक रेशियो हैं, जिसमें हम एक बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की वजह से जो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, आप देखेंगे ये 3:1 फिनोटिपिक रेशियो होता है। और डायहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो होता है वो 9:3:3:1 होता है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे पूछा कि कौन सा मॉडिफाइड मेंडेलियन रेशियो है, तो आप देखेंगे 3:1 तो सही है, 9:3:1 भी सही है। अब आप देखिए 9:7 या 1:2:1 भी कैसा है, जीनोटिपिक रेशियो है। अगर इसका हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे तो ये 1:2:1 होता है। तो यहाँ पे जो मॉडिफाइड मेंडेलियन रेशियो है वो कौन सा है, 9:7। ये तो कोई रेशियो ही नहीं होता है, 1:3:1 कोई रेशियो नहीं होता, 9:7 होता है। और ये कैसा कंडीशन होती है, एपिस्टैसिस की। इसको हम क्या बोलते हैं, एपिस्टैसिस की कंडीशन, जहाँ पे एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का क्या फिनोमेना है, इसको मैं अक्सर ऐसे समझाता हूँ कि मान लीजिए आप और आपकी गर्लफ्रेंड गए, गर्लफ्रेंड मतलब प्रेम प्यार में ही है, लड़की है तो बॉयफ्रेंड है, तो आप डेट पे गए और आप दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे। आपका मन है चाउमीन खाने की, आपकी गर्लफ्रेंड का मन है कि वो टिक्की खाए। अब दोनों ही वहाँ पे अड़ गए कि नहीं जी, चाउमीन भी मंगाई जाएगी और टिक्की भी मंगाई जाएगी। अब दोनों ही चीज़ें मंगानी पड़ी, मतलब कोई भी कंडीशन को डोमिनेट नहीं कर पाया और दोनों ने इक्वली एक्सप्रेस किया। ये क्या कंडीशन है, कोडोमिनेंस की। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे दोनों एलिल, किसी भी जीन की दोनों एलिल,
और एलिल को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। दोनों इक्वली एक्सप्रेस करेंगी, उसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस कंडीशन। तो बस यही आपको ऑप्शन में देखना है, थर्ड ऑप्शन सही है, व्हेन बोथ एलिल आर एक्सप्रेस्ड इक्वली। जैसे ए बी ब्लड ग्रुप में होता है, दो एलिल हैं, आई ए एलिल कहती है मैं भी डोमिनेंट हूँ, आई बी एलिल कहती है मैं भी डोमिनेंट हूँ, दोनों ही अपना इफेक्ट दिखाते, तभी ये ब्लड ग्रुप ना तो ए होता है ना बी होता है, ये ए बी ब्लड ग्रुप हो जाता है, इसलिए ये कोडोमिनेंस है। आई होप क्या समझे होंगे, दोनों डोमिनेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज एपिस्टेसिस। तो एपिस्टेसिस एक ऐसी कंडीशन है जो डाइहाइब्रिड क्रॉस के रेशियो को मॉडिफाई कर देती है। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे जीन कॉम्बिनेशन, वो एक के जीन कॉम्बिनेशन की प्रेजेंस या एब्सेंस से दूसरा रेशियो मॉडिफाई हो जाएगा। अब आप कहेंगे बहुत डिफिकल्ट हो गया, इसको ऐसे समझिए, प्लांट हाइट है, ठीक है, और जो फ्लावर का कलर है रेड, वो अब मान लीजिए कि कैपिटल टी जब भी होगा या फिर कोई भी एक एलिल कैपिटल टी होगी, मतलब ये प्लांट टॉल होगा तो उसके साथ हमेशा रेड फ्लावर ही होगा, चाहे कुछ भी कॉम्बिनेशन हो। अगर ये कॉम्बिनेशन भी है स्मॉल आर या फिर ये कॉम्बिनेशन है कैपिटल आर स्मॉल आर, या फिर ये कॉम्बिनेशन है स्मॉल आर कैपिटल आर, कुछ भी कॉम्बिनेशन है, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इसकी इस एलिल की प्रेजेंस, टॉल है तो वो रेड ही होगा। तो मतलब ये जो बेचारा दूसरा वाला जीन है, ये अपना जो नॉर्मल मेंडेलियन जेनेटिक्स है इसको फॉलो नहीं कर पाता, तो मतलब ये डेविएशन है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एपिस्टेसिस। डिफरेंट टाइप के एपिस्टेसिस रेशियोज होते हैं, कभी जब उसको डिफाइन करेंगे तो पढ़ेंगे। अगर आपको मन करता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगर आपका पढ़ने का मन हुआ तो। कौन सा एक्सेप्शन है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट का। इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट क्या कहता है, जब किसी भी गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे जब दो जीन, एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा जो जीन हैं वो इनहेरिट होते हैं, तो एक का इनहेरिटेंस दूसरे के इंडिपेंडेंट होगा। कहने का क्या मतलब है, दो कैरेक्टर की जीन एक साथ थी और जब ये गैमीट बनाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में, तो कैपिटल टी या फिर अगर ये इस कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कंडीशन भी है, तो ये अपना सेग्रीगेट करेगी, ये अपना सेग्रीगेट करेगी, बस लोकेशन उनकी क्रोमोसोम में सेम है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट कि डिस्पाइट ऑफ रिमेनिंग टुगेदर जो जीन्स हैं वो सेग्रीगेट करेंगी, कैसे, इंडिपेंडेंटली, और वो असॉर्ट भी होंगी इंडिपेंडेंटली। एक तो सेग्रीगेट होगा, इंडिविजुअल कैरेक्टर का सेग्रीगेशन होगा, और जो इनके असॉर्टमेंट्स होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। मतलब क्या, एक तो सेग्रीगेशन क्या हो गया, ये दोनों सेग्रीगेट हो गई। असॉर्टमेंट मतलब ये कैपिटल टी अब इसके साथ भी कंबाइन कर सकती है, इस कैपिटल आर के साथ, और इस स्मॉल आर के साथ भी कर सकती है, तो ये क्या, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसकी मर्जी है वो किसके साथ असॉर्ट करे, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन फिर से ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनने हैं। अब यहाँ पे पूछा कि कौन सा इसका पालन नहीं करता है, तो बेसिकली कुछ जीन्स ऐसी होती हैं, इसीलिए उनको हम लिंक्ड जीन बोलते हैं, कि ये जीन लिंक हो जाती हैं। मतलब कैपिटल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर, इन दोनों ने इंडिविजुअली करना था, बट ये बेचारे इतने पास हैं कि एक साथ इनहेरिट हो जाते हैं, वो अपना सेग्रीगेशन या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा ही नहीं, एक साथ ऐसे के ऐसे एज इट इज चले जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लिंकेज या फिर लिंक्ड जीन्स। तो लिंकेज इज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, सो ये बेसिकली जीन टाइप होता है जो अभी हमने डिस्कस किया था, डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस। तो इसको हमेशा आप ऐसे समझिए, कंप्लीट डोमिनेंस क्या होती है, और ये बेसिकली हम पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि ये डेविएशंस होते हैं। कंप्लीट डोमिनेंस क्या है कि हेट्रोजाइगोट का इफेक्ट होमोजाइगोट के इक्वल होगा, मतलब इसमें एक एलिल जो है वो डोमिनेट कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली कंप्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, जब ये हेट्रोजाइगोट का इफेक्ट होमोजाइगोट के इक्वल ना हो। एग्जाम्पल के लिए समझिए, कैपिटल आर की वजह से रेड फ्लावर होना है, कैपिटल आर स्मॉल आर, अब आप कहेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग ये भी रेड होना चाहिए, बट ये नहीं होता, ये क्या हो जाता है, पिंक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब दोनों में कोई भी डोमिनेट नहीं कर पाया जीन। एग्जाम्पल से समझिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले से, आपका मन था चाउमीन खाने का, गर्लफ्रेंड का मन है टिक्की खाने का, आपने कहा भैया देखो पैसे ज़्यादा है नहीं, तो एक काम करते हैं बर्गर ऑर्डर कर लेते हैं, दोनों को सही लगता है, ना चाउमीन ना टिक्की, तीसरा बर्गर। तो यहाँ पे यही है, कैपिटल आर से रेड होता था, कैपिटल आर स्मॉल आर से पिंक, मतलब एक अलग फिनोटाइप हमें दिखेगा, स्मॉल आर से वाइट। तो कहने का क्या मतलब है, डिफरेंट टाइप का फिनोटाइप हमें दिख रहा है। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। को डोमिनेंस जस्ट मैंने आपको बताया, ब्लड ग्रुप वाली कंडीशन। उसके अलावा एक कंडीशन होती है ओवर डोमिनेंस, एक ज़्यादा ही ओवर डोमिनेट कर रहा है, मतलब हेट्रोजाइगोट जो पेरेंट है उससे भी बियॉन्ड परफॉर्म कर रहा है, उसको हम ओवर डोमिनेंस कहते हैं। और एक होता है सूडो डोमिनेंस, जिसको हम कहते हैं झूठी डोमिनेंस, मतलब ऐसी कंडीशन जहाँ पे ऐसा लगता है कि जो रिसेसिव एलील है वो
क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट एलिल। इस कंडीशन में प्लांट को टॉल होना था, अब किसी भी वजह से ये वाली एलिल आई ही नहीं। ये कंडीशन कैसी हो गई, यहाँ पे खाली है और ये स्मॉल टी है, तो इसका फिनोटाइप दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं हेमीजाइगस कंडीशन, और इसको क्या बोलते हैं, सूडो डोमिनेंस। इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट एलिल रिसेसिव एलिल अपना इम्पैक्ट शो कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, विच टाइप ऑफ द ट्रेट इज एनकोडेड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स क्रोमोसोम मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है, जेनेटिक्स में सेक्स का मीनिंग होता है जेंडर, तो यहाँ पे हम जेंडर स्पेसिफिक बातें कर रहे हैं। ओके, अब 3 टाइप के ट्रेट होते हैं, एक होता है सेक्स लिंक्ड, एक होता है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड, एक होता है सेक्स लिमिटेड। तो यहाँ पे क्या है, इन तीनों में एक डिफरेंस बहुत कॉमन है, उसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। सेक्स लिंक क्या होता है, सेक्स लिंक वो कैरेक्टर्स होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम में होता है। आपको पता है जैसे ह्यूमन बीइंग में क्या है कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, जिसमें से कि 22 ऑटोसोम में है प्लस एक एलोसोम है, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। जो XX होगा फीमेल की कंडीशन में, XY होगा मेल की कंडीशन में। तो ऐसे कैरेक्टर जो इनके साथ हैं उनको हम क्या बोलेंगे, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। मतलब जो कि एलोसोम्स में या फिर सेक्स क्रोमोसोम्स में कैरेक्टर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक्ड। अब सेक्स इन्फ्लुएंस और सेक्स लिमिटेड क्या है। सेक्स इन्फ्लुएंस ये होता है कि ये दोनों सेक्स इन्फ्लुएंस और सेक्स लिमिटेड हमारे ऑटोसोम में होते हैं, तो मतलब सेक्स क्रोमोसोम में नहीं है। सेक्स क्रोमोसोम में जो होंगे वो सेक्स लिंक कहलाएंगे। तो अब आप ये कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, इन्फ्लुएंस्ड और लिमिटेड में, ये दोनों ही ऑटोसोम में प्रेजेंट होते हैं। इन्फ्लुएंस्ड क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं ये मेल में और फीमेल में दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, फीमेल में भी मेल में भी दोनों में प्रेजेंट होते हैं, बट किसी जेंडर के में ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। जैसे सेक्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, दोनों में रिलीज होता है, बट जेंडर स्पेसिफिक इन्फ्लुएंस होता है, तो उसको हम बोलते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस। अब दूसरा है सेक्स लिमिटेड ट्रेट, ये भी ऑटोसोमल ट्रेट है, मतलब सेक्स लिंक नहीं है, ऑटोसोमल है, बट क्या है कि ये कैरेक्टर किसी एक जेंडर में ही होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जो एग प्रोडक्शन है वो किस में होगा, केवल फीमेल में होगा, मेल में हो ही नहीं सकता, तो वो सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर कहलाते हैं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो सेक्स लिंक ट्रेट्स है। बहुत ध्यान से देखिएगा जब भी नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन को आंसर करेंगे, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा इनहेरिटेंस है जब सिंगल जीन के पास एक से ज़्यादा एलील होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। आपने देखा कि किसी भी जीन की ऑल्टरनेट जो फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिल। जैसे हमने बोला हाइट के लिए एक तो या तो कैपिटल टी होगी या स्मॉल टी होगी, मतलब या तो टॉल होगा या तो ये ड्वार्फ होगा। हमने ये नहीं कहा कि ये कुछ और होगी जो इंटरमीडिएट होगी, तो बेसिकली क्या है, 2 ही होंगी इसकी। ये लॉ ऑफ मेंडल है या फिर लॉ ऑफ जेनेटिक्स है। बट कुछ ट्रेट ऐसे हैं जैसे कि ABO ब्लड ग्रुप, जहाँ पे 2 से ज़्यादा एलिल है। कैसे ज़्यादा एलिल है, अगर आप देखिए A ब्लड ग्रुप है तो ये 2 एलिल हो सकती हैं, IA कंडीशन हो सकती है, IA और I कंडीशन हो सकती है। तो कहने का मतलब है एक एलिल हो गई IA और दूसरी एलिल हो गई स्मॉल i। B ब्लड ग्रुप है तो उसके पास क्या क्या एलिल कॉम्बिनेशन हो सकता है, IB या फिर IB स्मॉल i। तो एक IB हो गई और स्मॉल i। कैरेक्टर क्या है, ब्लड ग्रुप। कैरेक्टर क्या था, ब्लड ग्रुप। कितनी एलिल होनी चाहिए थी, 2। कितनी एलिल हो गई, 3। एक हो गई IA, एक हो गई IB, एक हो गई स्मॉल i। क्या हो गया, मल्टीपल एलिलिज्म। तो मतलब किसी भी जीन की 2 एलिल होंगी, 2 से ज़्यादा होगी, तो क्या एग्जाम्पल हो गया, मल्टीपल एलिलिज्म का। आप कहेंगे सर प्लांट्स में एग्जाम्पल बताइए। प्लांट्स में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का आप देखेंगे S1, S2, S3, S4 4 टाइप की एलिल प्रेजेंट है। 4 टाइप की एलिल थोड़ी होती हैं नॉर्मल में, वो 2 ही एलिल होती हैं, ठीक है। तो ये होता है मल्टीपल एलिलिज्म। सो दिस इज ऑल फॉर जेनेटिक्स। अगर मेरी कोशिश से आपको कुछ भी थोड़ा भी समझ आया, इंटरेस्ट आपको आया होगा जेनेटिक्स में, ज़रूर बताइएगा ताकि हम इसको आगे और कुछ लेकर आए। कुछ भी डाउट आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।